अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम लाभकारी जानकारियां लेकर हाजिर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। राजमा की उन्नत किस्में एवं इसकी बुआई विधि पर जानकारी। अधिक उत्पादन के लिए मसूर की वैज्ञानिक खेती। हमारे प्रदेश के जो भी किसान राजमा की खेती करना चाहते हैं तो वो इस फसल से अधिक उत्पादन तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इसकी बुआई करते समय तकनीकी बिंदुओं जैसे उन्नत किस्म का चयन, खाद्य उर्वरक की मात्रा, बुआई विधि इत्यादि को ध्यान में रखा जाए, जिसकी जानकारी दे रहे हैं बीज निगम ढोली जिला मुजफ्फरपुर के डॉक्टर देवेंद्र कुमार। राजमा का बुआई का उचित समय 25 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होता है। किसान भाइयों को चाहिए कि राजमा की खेत की तैयारी करना प्रारंभ कर दें। इसके दो प्रभेद हैं बिहार के लिए, PDR 14 और दूसरी प्रभेद है उत्कर्ष। दोनों प्रभेद में PDR 14 जो ब्राउन रंग का होता है, जबकि ब्लैकिश रेड उत्कर्ष के रंग में होता है। दोनों की कुकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। राजमा की खेती करने के लिए किसान भाइयों को प्रति एकड़ 40 केजी सीड की आवश्यकता पड़ती है। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखा जाता है। बुआई में गहराई, राजमा की गहराई कम से कम आपको 3 से 4 सेंटीमीटर गहरा बुआई करें। राजमा में बीज उपचार करते हैं, पहले फफूंदीनाशी से, इसके बाद कीटनाशी से। फफूंदीनाशी में कार्बेंडाजिम 1 से 1.5 ग्राम प्रति किलो बीज और कीटनाशी में क्लोरपायरिफास 2 से 2.5 ml प्रति किलोग्राम बीज के दर से इसका उपचार करते हैं। बुआई से पहले खेत में कंपोस्ट लगभग 10 टन प्रति हेक्टेयर मिला के और खेत की तैयारी कर लेते हैं। प्रति एकड़ 40 से 50 केजी डाई अमोनियम फास्फेट और 25 किलो यूरिया और 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा इसके लिए अनुशंसित है। दूसरा चीज, खाद डालने के तरीका, राजमा के खेतों में खाद बिखेर दिया जाता है और उसके बाद उसमें बुआई किया जाता है। किसान भाइयों को चाहिए कि राजमा में खरपतवार अगर ज़्यादा है और मैनुअल हो, आदमी द्वारा संभव नहीं है, तो बुआई के समय ही पेंडिमेथिलीन का 1 लीटर दवा प्रति एकड़ के दर से 200 से 250 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करें। अगर आप खरपतवार नाशी का प्रयोग कर दिए हैं तो वस्तुतः इसमें निकौनी की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर इसमें एक गुड़ाई उड़ाई की बात करने पर इसकी पैदावार बढ़ती है। तो पौधा 35 दिन का जब हो जाए, 35 से 40 दिन का, उस बीच एक व्हील हो आता है या आप कुदाल से या खुरपी से एक बार इसका गुड़ाई कर देते हैं।
राजमा में सिंचाई प्रायः 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है और राजमा में बहुत हल्की सिंचाई होनी चाहिए। तो हल्की सिंचाई कहने का मतलब अगर स्प्रिंकलर हो किसान भाइयों से तो स्प्रिंकलर का प्रयोग करें, और नहीं तो इसमें पानी इतना लगाएं कि बस सूख जाए, घंटे 1.5 घंटे में उतना ही पानी का प्रयोग इसमें करना चाहिए। एक पहली सिंचाई इसका 30 से 35 दिन पर, दूसरी सिंचाई 60 दिन पर और तीसरी सिंचाई जब दाने पड़ने लगते हैं उस समय पर 75 दिन के आसपास करते हैं। इस प्रकार किसान भाई राजमा में रोग ज्यादा तो आते नहीं, मगर विपरीत मौसम में इसमें कुछ रोग और कीड़े का प्रभाव होता है, जिसके लिए सलाह दी जाती है कि इसकी जैसे ही कोई संभावना हो, ये नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र के पौधा संरक्षण वैज्ञानिक से या विश्वविद्यालय के दलहन विभाग से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर उसका उपयोग कर रहे हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। अधिक उत्पादन के लिए मसूर की वैज्ञानिक खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में, और बढ़ते हैं चलिए अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। दलहनी फसलों के अंतर्गत मसूर का एक प्रमुख स्थान है, अतः हमारे प्रदेश के जो भी किसान भाई इस समय इसकी खेती करना चाहते हैं तो वो कौन सी उन्नत प्रजातियों का चयन करें, किस तरह करें इसकी बुआई और बुआई के बाद प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक वैज्ञानिक। मसूर की खेती दालों के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है और विशेषकर दाल भी इसकी बहुत स्वादिष्ट और लाभकारी होती है। और इसकी बुवाई का समय जो इस समय जो चल रहा है वो सही चल रहा है, उचित समय चल रहा है और मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक इसका बुवाई का उचित समय है। और इस समय में मसूर की जो खेती बोई जाती है उससे किसानों को अच्छी पैदावार मिलेगी, साथ में कीड़े एवं बीमारियों से भी लाभ मिलेगा। जो फसल समय पर बोई जाती है उसमें कीड़े और बीमारियों का भी प्रकोप कम होने की संभावना रहती है। अपने खेत की तैयारी मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2-3 जुताई देसी हल से या कल्टीवेटर से करते हुए बखर से भी इसकी तैयारी करके और इसकी जुताई करके डाल देते हैं। उसके बाद और रासायनिक खादों के हिसाब से इसमें 80 से 90 किलो DAP बुवाई से पहले और करके दी जाती है, जो पर्याप्त है। और किस्में इसकी BL 406, 74-7, K75 ये किस्म इसकी प्रचलन में है और अच्छी किस्में अच्छी पैदावार देती हैं। किसान भाइयों, मसूर की जो किस्में हैं BL 406 ये भी बहुत अच्छी किस्म है, इसकी पैदावार अच्छी मिलती है। लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा मानसून की मेहरबानी कम हुई, वर्षा कम होने से थोड़ी सी समस्या बुवाई में आ रही है। तो जहाँ मतलब सिंचाई का साधन है या तालाबी पेटा काश्त है वहाँ इसकी अच्छी खेती की जा सकती है। और जहाँ साधन नहीं है सिंचाई का वहाँ थोड़ी सी हल्की पलेवा करके या थोड़ा सा जहाँ नमी युक्त ज़मीन है वहाँ पर इसकी जो है खेत की अच्छी तैयारी करने के बाद में इसको बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा इसकी 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उचित रहता है। किसान भाई इसकी बीज उपचार करके बोएं तो इससे क्या है बीमारियों से भी हमें निजात मिलती है। बीज उपचार के लिए उकठा रोग के लिए विशेषकर मित्र फफूंद ट्राइकोडर्मा जो कि 10 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से, और अगर ट्राइकोडर्मा उपलब्ध नहीं है तो बावस्टीन जो और थायरम मिला करके इसका जो है बीज उपचार हम कर सकते हैं। इसमें पैदावार की दृष्टि से बढ़ाने के लिए कल्चर का भी प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। इसमें राइजोबिया कल्चर मसूर का और PSV कल्चर, इनको जो है 3-3 पैकेट 200 ग्राम के लेकर के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी मात्रा ली जाती है। और मिलाने का इसका तरीका है जो प्रचलन में है, पहले फफूंद फिर उसके बाद कल्चर का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर ये खेती तालाबी पेटा में भी होती है और जहाँ
थोड़ा सा जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ भी इसकी खेती की जाती है। अगर थोड़ी सी भी इसमें सिंचाई की सुविधा मिल जाती है तो वहाँ अच्छी पैदावार हमें मिल जाती है। तो किसान भाई इसका सभी तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। विशेषकर जहाँ पानी भराव का जमीन नहीं हो, जहाँ पानी भरता हो, वहाँ इसकी खेती नहीं की जा सकती है। वहाँ इसकी खेती नुकसानदायक है और पैदावार भी इसकी सही नहीं मिलेगी। इस तरह से इसमें निराई गुड़ाई की इतनी आवश्यकता पड़ती नहीं है। किसान भाई अगर सिंचाई के जहाँ साधन है वहाँ 40 से 50 दिन पर सिंचाई आराम से कर सकते हैं, तो इसमें पैदावार में वृद्धि हो जाती है और इससे किसान भाई अपनी लाभ लेकर के अच्छी पैदावार लेकर के अपनी कम लागत में अच्छी फसल ले सकते हैं और इसका अच्छा जो है उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी किसान भाई इसको समय समय पर ध्यान दें और इससे समय पर बुआई करते हुए अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। मछली पालन सह बत्तख पालन व्यवसाय पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं और चलिए अब अगली कड़ी की ओर रुख करते हैं। मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय तो है ही, इसके साथ यदि आप बतख पालन भी करते हैं तो इस व्यवसाय से अतिरिक्त आय भी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप मछली से बतख पालन कैसे करें, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं बिहार कृषि महाविद्यालय जिला पटना के डॉक्टर संजीव कुमार। मछली पालन के साथ कई बार पिग को जोड़ दिया जाता है, कैटल के साथ जोड़ दिया जाता है। तो मछली और बत्तख दोनों को एक साथ पालने की विधि को हम लोग मिश्रित पालन बोलते हैं, जिसमें एक ही जगह पे एक ही तालाब में जिसमें मछली पालन करते हैं उसको आप डक फार्मिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों जीवों को जब एक साथ रख के पालन करते हैं तो दोनों को ही फ़ायदा है, प्लस खेती जो कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा ये होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार उनको देखने को मिलता है। तो उदाहरण के रूप में अगर 1 हेक्टेयर का तालाब है तो उसमें आप करीब 6000 फिंगरलिंग्स यानी छोटे मछलियाँ पाल सकते हैं और उसके साथ साथ 200 से 300 तक बत्तख रख सकते हैं। जो प्रमुख बत्तख की जो ब्रीड्स हैं जो ऐसे मिश्रित पालन में इस्तेमाल करते हैं उसमें आपका इंडियन रनर और खाकी कैम्बल महत्वपूर्ण है। खाकी कैम्बल के साथ खासियत ये है कि अंडे बहुत देती हैं। इसके अलावा कुछ इंडियन ब्रीड्स हैं डक्स के जिसका भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि नागेश्वरी है, सिलहेट मेट है। कुछ मीट टाइप्स ऑफ डक्स होते हैं जैसे कि वाइट पेकिंग है, एलसबेरी है, मस्कावी है। तो इनके साथ मिश्रित करके अगर मछली पालन किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मछली और ज़्यादा से ज़्यादा आपको डक के मांस और बत्तख के अंडे आपको 1 साल में मिल जाएंगे। तो अगर आप 1 हेक्टेयर के तालाब में 200 से 300 तक डक्स रखते हैं, बत्तख रखते हैं और करीब 6000 मछली के बच्चे छोड़ते हैं तो साल भर में आपको करीब 18000 बत्तख के अंडे मिल सकते हैं और 3500 से 4000 तक मछलियाँ मिल सकती हैं और साथ साथ आपको 400 से 500 केजी तक बत्तख के मांस भी मिल सकते हैं। एक ही तालाब में दोनों जीवों का पालन साथ साथ कर लेते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि जो बत्तख हैं उनके जो लीटर्स होते हैं, जो लीटर निकलता है उसको आप तालाब में छोड़ते हैं ताकि मछलियों को भोजन की तरह वो इस्तेमाल कर सकें। और दूसरी फ़ायदा ये है कि जब बत्तख पानियों में तैरते हैं तो जितने खाद से और जो भी चीज़ डाली गई है तालाब में मिलाने के लिए उसका चारों तरफ उनका मिश्रण हो जाता है। इसके अलावा उनके तैरने से जो एरेशन होता है तो ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मछली तक पहुंचता है। बहुत सारे ऐसे परभक्षी जीव होते हैं जो मछली को खा जाते हैं, उनको बत्तख खा लेते हैं। तो इससे उनका
वृद्धि ज़्यादा होता है और कम से कम मछलियाँ मरती हैं। एक बत्तख को करीब एक दिन में 100 ग्राम दाने की जरूरत पड़ती है, तो वो खाने के समय 20-30 ग्राम करीब बर्बाद चला जाता है। तो ये जो बर्बाद दाने हैं वो भी मछलियों के काम आ जाते हैं, तो उनका प्रोटीन का जो खपत है, जो डिमांड है, वो बहुत सारा पूरा हो जाता है इन्हीं चीज़ों से। जो बत्तखों में एक आदत होती है कि मिट्टी खोदते हैं, तो मिट्टी खोदने की वजह से अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो खाद्य पदार्थ पानी के अंदर हैं, वो निकल के पानी में घुल मिल जाता है, जो मछलियों के काम आता है। प्लस ऐसे जीव जो जिनका भक्षण मछलियाँ करते हैं, जिसे प्लैंक्टन्स बोलते हैं, तो ये प्लैंक्टन्स का वृद्धि होता है पानी में, जो कि खाद्य पदार्थ की तरह मछलियाँ इस्तेमाल करते हैं। और कुछ ऐसे पौधे जो अच्छे नहीं हैं, जो हानिकारक माने जाते हैं पानी में मछलियों के लिए, जब तालाब की सतह पे बत्तख उसका इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे पौधे मर जाते हैं। तो इस तरह से तालाब का सफाई हो जाता है, मछलियों को पोषक तत्व मिल जाता है, बीमारियों से बच जाते हैं और बत्तख उनको बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है और बहुत सारे उनके खाद्य पदार्थ मछलियों के तालाब से ही पूरा हो जाता है, उनका जीवन यापन बढ़ जाता है। तो एक साल में जैसा कि मैंने बताया कि 1 हेक्टेयर का तालाब है, तो आपको करीब 400 से 500 केजी करीब बत्तख के मांस मिल जाते हैं, 18-19 हज़ार करीब बत्तख के अंडे मिल जाते हैं और 3.5 से 4 हज़ार करीब मछलियाँ मिल जाती हैं। तो इस तरह से ये बड़ा फ़ायदेमंद व्यवसाय हो सकता है। तो अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला मोतिहारी के जीवनलाल शाह ने। आपने कीटनाशकों के प्रयोग विधि पर जानकारी चाहिए तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जो कृषि के क्षेत्र में जो कीटनाशी प्रयोग किए जाते हैं में जो है विभिन्न प्रकार के निशान लगे होते हैं, उसमें जो है रंग अलग अलग होते हैं। सबसे ज्यादा विषाक्त जो रसायन होते हैं उसके लिए लाल रंग निर्धारित किया गया है, उससे कम विषाक्त जो होते हैं उसके लिए पीला रंग निर्धारित किया गया है और उससे भी कम जो होता है उसके लिए नीला रंग होता है और जो सुरक्षित होते हैं, जो कम विषाक्त होते हैं, उनके लिए जो है हरा निशान दिया गया होता है। इसी प्रकार से जो है उसमें लिखा भी हुआ होता है, हरे वाले पर कॉशन लिखा होता है, उससे जो नीला होता है उससे ज़्यादा जहरीला उस पर डेंजर लिखा होता है और लाल और पीले दोनों पर पॉइजन लिखा होता है। इस तरीके से कहा जाए तो एक तरीके से ये खतरा संकेत करता है कि यह इतना खतरनाक है और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किस प्रकार के रसायनों का कहाँ प्रयोग किया जाना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा विषाक्तता वाले रसायन हैं, जैसे जिस पर लाल निशान लगे होते हैं या पॉइजन लिखा होता है, उन कीटनाशियों का या फफूंदनाशियों का प्रयोग जो है जमीन वाले कीड़े पर किया जाना चाहिए। सीधे सीधे फसल पर उन दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए ताकि सीधे सीधे किसी जीव में उसकी विषाक्तता के लक्षण न आए, उस पर विषाक्तता का असर न पड़े। इसी तरीके से दूसरा जो दर्जा है जिस पर पॉइजन ही लिखा होता है लेकिन उसमें रंग जो होता है पीला लगा होता है, उनका प्रयोग जो ज़्यादा सहनशील कीट हैं उनके खिलाफ करना चाहिए और उसको प्रयोग करने का भी एक समय रखना चाहिए ये ध्यान में कि जिस वक्त वो कीड़ा ज़्यादा सेंसिटिव फेज में हो वैसे समय प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि उसका जो है बेहतर से बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सके। और तीसरा जो है नीला और हरा रंग डेंजर और कॉशन करके लिखा होता है। इन के रसायनों का प्रयोग सब्जी वाली फसलों में करना चाहिए और खास करके जिन सब्जियों में बार बार तुड़ाई हो रही हो, जिस फसलों में पॉलिनेटर जो है फ्रीक्वेंटली घूम रहे हों, उन सब फसलों में जो है हरा निशान वाले कीटनाशियों का या फफूंदनाशियों का प्रयोग करना चाहिए। और इस तरह के जिसमें हरे निशान लगे हों और कॉशन लगा हो उसको जो है आप तुड़ाई करने के बाद जो है दवा छिड़क दें। 4 से 5 दिन से अगर फसल की तुड़ाई करते हैं, सब्जियों की तुड़ाई करते हैं तो किसानों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित होता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जहरीले दवा का प्रयोग जो है सब्जियों में किया जाता है, खास करके बैगन के खेती में बहुत ज़्यादा इस तरह के कीटनाशी रसायनों का प्रयोग किया जाता है और हर 2-4 दिन के अंतर पर छिड़काव किए जाते हैं और छिड़काव करने के बाद
तुरंत सब्जी तोड़ करके बाजार में डाल दिए जाते हैं। सब्जी जो भी उपभोक्ता उसका प्रयोग करते हैं उन सबों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। के लिए एक तय किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। उसमें दो तरह की चीजें हैं। एक होती है डैमेज बाउंड्री, जैसे पहले किसी चीज को हम देखते हैं तो नोटिस करते हैं कि नुकसान हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि जो है हम तुरंत दवा छिड़क दें। नुकसान कितना हो रहा है इस चीज का आप ख्याल करें। तो पेस्ट मैनेजमेंट पर आने वाला कुल कॉस्ट यदि नुकसान से ज्यादा हो तो फिर नहीं करना चाहिए। नुकसान ज्यादा हो और पेस्ट मैनेजमेंट पर आपका कॉस्ट कम हो तभी आपको जो है किसी भी प्रकार के पेस्ट मैनेजमेंट टूल को अडॉप्ट करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हर कीड़े के लिए अलग अलग जो है उनका आपूर्ति स्तर होता है। जैसे टमाटर में फल बेधक जो लगता है इसका है कि प्रति 1 मीटर में अगर एक कीड़ा आपको दिख जाता है तो आपको छिड़काव करना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। असिंचित अवस्था में गेहूं की वैज्ञानिक बुआई तकनीकी। लत्तर वर्गीय सब्जियों में पर्णचित्ती रोग की रोकथाम। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों को बेहद पसंद आया होगा, उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे इसी वक्त मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।